गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने कक्षा 7 का चैप्टर नंबर 6 जो है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, उसमें से भौतिक परिवर्तन को समझ लिया था और रासायनिक परिवर्तन को भी हमने एक उदाहरण के द्वारा समझा था। अभी हम रिकॉल करते हैं अपना भौतिक परिवर्तन को हमने एक दो उदाहरण से समझा था। वो उदाहरण क्या थे? जैसे किस प्रकार से बर्फ जो है पानी में बदल जाती है और पानी वापस बर्फ में बदल जाता है। और भी हमने जल से वाष्प का बनना, वाष्प से जल का बनना भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत पढ़ा था। और रासायनिक परिवर्तन का हमने एक उदाहरण पढ़ा था। वो क्या था कि मैग्नीशियम का जो फीता होता है वो किस तरह से जलता है और उससे हमें किस प्रकार भस्म प्राप्त होती है। ये एक उदाहरण हमने रासायनिक परिवर्तन का समझा था। आज हम रासायनिक परिवर्तन को और अन्य उदाहरणों से बहुत अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। उसमें हम सबसे पहले एक प्रयोग के द्वारा रासायनिक परिवर्तन को समझते हैं, जो आपकी बुक में दिया हुआ है बहुत अच्छे से। तो इसमें क्या करते हैं, दो हम कांच के गिलास ले लेते हैं, ठीक है। फिर उस गिलास में हम 1 चम्मच कॉपर सल्फेट लेते हैं और 1 कप पानी उसमें डाल लेते हैं। फिर इसका घोल बना लेते हैं और इस विलयन में थोड़ा सा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदे डालते हैं। फिर हम क्या देखते हैं, जैसे ही ये विलयन बनता है तो हमें विलयन का रंग कैसा दिखाई देता है? नीले रंग का विलयन दिखाई देता है। अब इस नीले रंग के विलयन को हम आधा इसी में रखेंगे और आधा जो है दूसरे कांच के गिलास में डाल देंगे। अब जो दूसरे कांच के गिलास में हमने विलयन डाला है उस पर हम एक प्रयोग करते हैं। हमें बहुत आसानी से घर में या तो लोहे की कील या फिर यूज की हुई ब्लेड मिल जाती है। उस ब्लेड को हम जार के अंदर डाल देते हैं और आधे घंटे तक इंतजार करते हैं कि क्या हमें नया कुछ इसमें प्राप्त होता है। आधे घंटे के बाद जब हम कांच को देखेंगे तो कांच के विलयन में आपको कैसा रंग दिखाई देता है? हरे रंग का विलयन दिखाई देता है। और पहले वाला जो आपने विलयन बनाया था दूसरे गिलास में, आपका विलयन अभी भी रखा हुआ है, उसका रंग कैसा है? नीला रंग है। तो नीले से किस प्रकार का रंग प्राप्त हो गया आपको? हरा रंग प्राप्त हो गया। और आप ब्लेड को बाहर निकाल के देखेंगे तो ब्लेड पर भी आपको अन्य रंग दिखाई देगा और वो अन्य रंग किस कलर का है? ब्राउन कलर का, भूरे रंग की ब्लेड आपको मिलती है। अब ये परिवर्तन कैसे हुआ? ये परिवर्तन ऐसे हुआ बच्चों कि देखो, ये जो विलयन था कॉपर सल्फेट का विलयन था, ठीक है। कॉपर सल्फेट में आपने क्या क्या मिलाया था? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया था और थोड़ा सा जल मिला के विलयन बनाया था। अब ये जो हरा रंग प्राप्त हुआ है किस प्रकार से प्राप्त हुआ? इसमें कॉपर सल्फेट का जो विलयन है उसने लोहे के साथ अभिक्रिया की है। लोहा है, अपन ने क्या डाला? आप सोचोगे लोहा तो हमने डाला ही नहीं। तो कील है, ब्लेड है, ये सब किससे बने हुए हैं? लोहे से बने हुए हैं। तो कॉपर सल्फेट और लोहे ने आपस में क्रिया की और इन्होंने आपस में मिलकर एक नया पदार्थ बना दिया। उस नए पदार्थ का नाम क्या हुआ? आयरन सल्फेट। और इसी आयरन सल्फेट के कारण ही हमें दूसरे विलयन में जो विलयन का रंग प्राप्त हुआ हरा, फेरस सल्फेट या इसे हम आयरन सल्फेट भी बोल सकते हैं, इसी के कारण हुआ है। और जो ब्लेड का भूरा रंग प्राप्त हुआ है वो किसके कारण प्राप्त हुआ है? कॉपर के कारण। कॉपर के कारण ही ब्लेड पर हमें भूरे रंग की परत जो है ब्लेड के ऊपर दिखाई दी है, ठीक है। जो कॉपर सल्फेट है इसको विज्ञान की भाषा में CuSO4 लिखा जाता है और जो लोहा है उसे Fe फेरस के द्वारा लिखा जाता है। और कॉपर सल्फेट और फेरस ने आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाया? नया पदार्थ FeSO4, जिसे आयरन सल्फेट भी आप बोल सकते हो और फेरस सल्फेट भी बोल सकते हो, जो कि विलयन का हरा रंग है। और ब्लेड पर हमें क्या दिखाई देता है? भूरा रंग, जो है कॉपर के कारण। ठीक है बच्चों, मुझे लगता है आपको ये प्रयोग अच्छे से समझ में आया होगा। तो हम क्या बोलते हैं कि रासायनिक परिवर्तन में एक नया पदार्थ बनता है। तो हमने इस प्रयोग में समझा है कि हाँ भाई, हमने कॉपर सल्फेट की और लोहे की आपस में क्रिया की है तो हमें एक नया पदार्थ मिला है आयरन सल्फेट, जो कि एक नया पदार्थ है। तो हमने ये करके देखा है। चलो अब हम रासायनिक परिवर्तन को एक अन्य उदाहरण के द्वारा
और समझने का प्रयास करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, दो परख नली ले लेते हैं। एक परख नली में हमने सिरके का पाउडर लिया, हमने परख नली में सिरका लिया और उसमें खाने के सोडा थोड़ा सा मिलाया। खाने के सोडे को हम विज्ञान की भाषा में सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों मिलाया। तो दोनों को मिलाते ही हम क्या देखते हैं कि परख नली में बुदबुदाहट की ध्वनि सुनाई देती है और एक गैस जो है वो बुलबुले के द्वारा ऊपर निकलती हुई हमें दिखाई देती है। अब हम दोनों परख नलियों को चित्र में दिखाए अनुसार व्यवस्था से व्यवस्थित करते हैं। ठीक है, तो एक जो दूसरी हमने परख नली ली थी उसमें हम क्या करेंगे, चूने का पानी बनाएंगे। चूने का पानी कैसे है, कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है चूना होता है और उसमें थोड़ा सा जल मिलाते हैं, फिर जो विलयन बनता है हम उसे चूने का पानी बोलते हैं। तो अब पहले वाली जो परख नली है जिसमें हमने सिरका और खाने का सोडा मिलाया था, उसमें से जो बुदबुदाहट के साथ गैस निकलती है उसको हम चूने के पानी में एक नली के द्वारा प्रवाहित करते हैं। तो हम चूने के पानी में क्या परिवर्तन देखते हैं, हम देखते हैं कि चूने का पानी का रंग जो है वह कौन सा रंग हो जाता है, मिल्की कलर यानी दूधिया रंग। दूधिया रंग यानी दूध के जैसा रंग हो जाता है। तो ये एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है उसका एक परीक्षण भी होता है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो चूने के पानी का रंग कैसा हो जाता है, दूधिया रंग हो जाता है। तो आपने देखा कि सिरके को और खाने के सोडे को मिलाने से एक जो नई गैस बनती है उस गैस का क्या नाम हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये भी एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण हमने समझा। ठीक है, तो हमने देखा कि रासायनिक परिवर्तन जो होता है एक या एक से अधिक नए पदार्थ निर्मित होते हैं। इससे हुआ है, हमने देखा है कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड नई गैस बनी है। ओके, तो रासायनिक परिवर्तन जो होते हैं उनमें बहुत सारी घटनाएं हो सकती है जिनको हम रासायनिक परिवर्तन समझ सकते हैं, जैसे उष्मा या प्रकाश अथवा किसी अन्य प्रकार के विकिरण या उनका अवशोषित होना। जैसे हमने मैग्नीशियम का फीता जो था उसको जलाया तो हमें उससे प्रकाश प्राप्त हुआ। फिर ध्वनि का उत्पन्न होना, इसको हम किस तरह से समझेंगे कि जब हमने सिरका और मीठा सोडा का जो विलयन है उसमें क्या किया था, हमने उन दोनों को मिलाते ही हमें एक गुदगुदाहट की आवाज सुनाई दी थी, तो ये ध्वनि उत्पन्न हुई। इसी प्रकार से जब आप पटाखे जलाते हो तो उसमें प्रकाश भी उत्पन्न होता है और उसमें उष्मा भी आती है, आपको गर्मी भी लगती है और आपको तेज ध्वनि भी सुनाई देती है। तो पटाखे जब जलाते हो तो किस प्रकार का परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। इसी तरह से गंध में परिवर्तन, अब आप इसको कैसे समझेंगे, गंध में परिवर्तन, जैसे आप अपने घर में पूजा कर रहे हैं और मोमबत्ती जलाई तो आपको गंध में भी परिवर्तन दिखाई देता है। रंग में परिवर्तन जो है इसे हमने अभी प्रयोग के द्वारा समझा है कि कॉपर सल्फेट के जो विलयन था उसमें हमने ब्लेड डाली और विलयन में परिवर्तन हो गया और नीले से हरा हो गया। इसी प्रकार से किसी गैस का बनना, ये भी अभी हमने प्रयोग के द्वारा देखा है कि जैसे ही सिरके के अंदर हमने मीठा सोडा डाला है और यहाँ पर कौन सी गैस बनी है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी है। इसको अभी हमने प्रयोग के द्वारा समझा है। और अन्य उदाहरण हम रासायनिक परिवर्तन के देखते हैं। और आपने देखा होगा कि जो भोजन होता है वो जब बासी हो जाता है तो उसमें भी एक अजीब प्रकार की दुर्गंध आने लग जाती है, तो ये भी एक रासायनिक परिवर्तन ही है। और भी रासायनिक परिवर्तन के हम उदाहरण हमारे दैनिक जीवन में खूब सारे देखते हैं। जिस प्रकार हम भोजन करते हैं उसका एक पाचन होता है, पाचन की प्रक्रिया के द्वारा ही भोजन हमारा पचता है, तो यह भी एक रासायनिक परिवर्तन का ही उदाहरण है। चलो अब हम एक उदाहरण और देखते हैं रासायनिक परिवर्तन का, लोहे में जंग लगना। आपने देखा होगा जो भी आपके घर में पुराना लोहे का सामान होता है और वो बाहर छत पर रखा रहता है तो बारिश के दिनों में वहां पर जो आपके बाहर कूलर रखे हुए हैं या और कोई भी लोहे का पदार्थ होता है उसमें आपने भूरे रंग का एक पदार्थ जमा हुआ देखा होगा।
क्या ये भूरे रंग का पदार्थ लोहा है? नहीं, ये जंग है जो कि लोहे में लग गया है और लोहे को नुकसान पहुंचाता है। इससे हमें बहुत ज्यादा नुकसान होता है और हमें फिर उसमें रिपेयरिंग करवानी पड़ती है। ठीक है, तो लोहे में जंग लगने के लिए एक तो ऑक्सीजन की अनिवार्यता होती है और साथ ही जल की अनिवार्यता होती है। तो लोहा जो होता है वह ऑक्सीजन और जल से क्रिया करके जंग बनाता है और इसे हम रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा आपकी बुक में देखते हैं कि लोहे को हमने देखा है Fe फेरस के द्वारा दिखाया जाता है और ऑक्सीजन को O2 के द्वारा लिखते हैं हम। तो ये Fe और ऑक्सीजन और जल आपस में क्रिया करके जंग बना देते हैं और जंग को किस तरह से देखते हैं Fe2O3 आयरन ऑक्साइड। तो जंग का जो रासायनिक नाम है या वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? आयरन ऑक्साइड है। तो जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल दोनों का होना अनिवार्य है, क्योंकि अगर जल नहीं होगा तो जंग नहीं लग पाएगा। और आपने देखा होगा कि बरसात के दिनों में जंग ज्यादा लगता है और जो लोग समुद्र के घरों के किनारे रहते हैं वहां पर आर्द्रता जो होती है ज्यादा होती है, इस वजह से भी वहां पर जंग ज्यादा लगता है। अब अब इस नुकसान को, जंग लगने से लोहे का जो नुकसान होता है, इसको हम किस तरीके से कम कर पाते हैं? इससे कम करने के लिए हमें लोहे पर पेंट कर देना चाहिए और ग्रीस लगाना चाहिए, जिससे कि लोहे की परत जो होती है वह ऑक्सीजन और जल के संपर्क में नहीं आती है और जंग लगने से बच जाती है। ठीक है, और भी अन्य एक उदाहरण है जिसके द्वारा हम लोहे पर जंग लगने को बचा सकते हैं। इसको उदाहरण का नाम क्या है? गैल्वेनाइजेशन। इसमें क्या किया जाता है? लोहे पर क्रोमियम की या जिंक की एक परत चढ़ा दी जाती है, जिसे हिंदी में यसद लेपन और इंग्लिश में गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। इसके द्वारा भी लोहे को जंग लगने से बचाया जाता है। और आपने देखा होगा कि समुद्र में जहाज है वो सब लोहे के ही बने होते हैं और वो तो पूरे 24 आवर्स जल के अंदर रहते हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा लोहे पर जंग लगने का संभावना होती है। तो लोहे पर जंग लगने को रोकने के लिए क्या करते हैं? पेंट करते हैं। लेकिन उसके बाद भी जो जहाज होते हैं उनमें जंग लगने की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, अतः हमें जहाजों के बहुत से पार्ट्स जो होते हैं हर साल बदलने होते हैं। और जो आप देखते हैं स्टेनलेस स्टील के बर्तन हम काम में लेते हैं तो इनमें जंग नहीं लगता। क्यों? ये इनमें भी लोहे का काम लोहे से बने होते हैं, लेकिन इसमें और क्या मिले हुए होते हैं? लोहे में कार्बन, क्रोमियम, निकेल और मैग्नीज, इन सबको मिला के बनाया जाता है, जिसके कारण कि लोहे में जंग जो है नहीं लग पाता है। ठीक है बच्चों, अब एक आपकी बुक में क्रिस्टलीकरण और बताया गया है। क्रिस्टलीकरण क्या होता है कि समुद्र जल में आपने देखा होगा कि समुद्री जल आपने कभी टेस्ट किया है? नहीं किया? तो आप कभी आप मौका लगे आप घूमने जाओ बड़ों के साथ तो आप समुद्री जल को मुंह में लेके देखना, वो आपको नमकीन लगता है। तो नमकीन किस वजह से होता है? समुद्री जल में लवण घुले हुए होते हैं, इसलिए समुद्री जल जो होता है नमकीन होता है, लवणीय होता है। जब आप समुद्री जल को टेस्ट करो तो ये नहीं है उसको आप पी जाओ, आपको पीना नहीं है, बिल्कुल टेस्ट करते ही आपको वापस बाहर निकाल देना है मुंह से। ओके, तो जो समुद्री जल होता है वो नमकीन होता है। तो नमकीन हुआ तो इसका मतलब उसमें जरूर कहीं न कहीं नमक घुला हुआ है। अब जो हमें नमक प्राप्त होता है वो कहाँ से प्राप्त होता है? इन्हीं समुद्रों से प्राप्त होता है। तो समुद्र से नमक प्राप्त होने की क्रिया जो होती है वह वाष्पन के द्वारा होती है। समुद्र से नमक कैसे बनाया जाता है कि समुद्र के किनारे क्या होता है, क्यारियां बनाई दी जाती है और उसमें समुद्र का जल इकट्ठा कर दिया जाता है। ठीक है, फिर उस समुद्री जल को खूब दिनों तक उसी क्यारियों में रखा जाता है। तो क्या होता है कि इन क्यारियों के अंदर जो पानी जल होता है उसमें लवण भी घुला हुआ होता है, नमक भी है और जल भी है। तो जल तो क्या होता है, वाष्पन की क्रिया के द्वारा उड़ जाता है और नमक जो होता है हमें उन क्यारियों के अंदर मिल जाता है।
तो ये जो नमक जिस फॉर्म में हमें मिला है उस फॉर्म को क्रिस्टल कहते हैं। तो नमक जो हमें प्राप्त होता है वो क्रिस्टल के द्वारा प्राप्त होता है और नमक बनने की क्रिया को ही क्रिस्टलाइजेशन या फिर क्रिस्टलीकरण कहते हैं। मुझे आशा है आपको ये अध्याय बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आपको कोई भी किसी भी प्रकार की अगर इसमें समस्या हो तो आप प्लीज कमेंट के द्वारा हमें बताइए, हम आपकी समस्या को सुलझाने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे। अब जो परिवर्तन है इस चैप्टर से परिवर्तन के इस चैप्टर से हमें एक और भी नैतिक शिक्षा मिलती है कि परिवर्तन जो है ये संसार का नियम है। ये जो निर्जीव पदार्थ होते हैं इनमें भी परिवर्तन होते हैं, ठीक है। तो और परिवर्तन सजीव में तो होते ही हैं, तो हमारे सांसारिक जीवन में भी बहुत तरह के परिवर्तन आते हैं। तो ठीक है बच्चों, आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और परिवर्तन से कभी घबराना नहीं, ठीक है, इसको हमेशा याद रखना। तो हम इस चैनल के द्वारा आपको हिंदी के जो चैप्टर हैं वो बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हम देखते हैं यूट्यूब पर जो भी चैनल आते हैं उनमें इंग्लिश के ही चैप्टर जो होते हैं ज्यादा होते हैं और इंग्लिश में आपको बहुत सारे चैप्टर मिल जाएंगे समझने के लिए, लेकिन हिंदी में कम ही मिलेंगे। तो हमारा प्रयास यही है, जो भी हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं वो यहाँ पर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और पढ़ें मजे से, जैसे कि इस चैनल का नाम आपको दिखाई दे रहा है। तो आप पढ़ो तो बहुत मजे से पढ़ो, आनंद लेके पढ़ो, ठीक है, किसी भी बर्डन के साथ आपको नहीं पढ़ना है। और हम आपको बहुत अच्छे से बहुत अच्छे अच्छे प्रयासों से आपको समझाने का प्रयत्न करेंगे, ठीक है। अगर आपको ये पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें, जिससे कि आपको और भी जो नए चैप्टर हमारे आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको पहले से ही मिल जाए। सो थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। और भी नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू।